स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डियर गुरुजी बाय जीतू सर @पढ़ाई वाला। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 का एक तूफानी चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत मजेदार चैप्टर है। इसमें हम पढ़ने वाले किस तरीके से एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर बॉन्ड बनाते हैं और उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि किसी भी एटम्स की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले होता है केमिकल बॉन्ड, आपस में क्या बनाना, बॉन्ड बनाना। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग एटम्स को या आयंस को आपस में क्या रखता, बांधे रखता है किसी भी केमिकल स्पीशीज की, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इसको बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स कि जो अलग अलग एटम्स को, आयंस को जो आपस में क्या करा देता है, बाइंड करा देता है, होल्ड करा देता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब कुछ ऐसी थ्योरी दी गई है इसमें जिससे केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले थे कोसेन लुईस अप्रोच, इन्होंने अपना एक लॉजिक दिया था। दूसरे थे हमारे वेसेपर थ्योरी, VSEPR, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तीसरी थी VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी। एंड चौथी थी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज नॉट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनके बेसिस पे हमने क्या पढ़ने हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है और किस तरीके से स्ट्रक्चर एटम्स की बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग से। तो पहले जो हमारे दद्दू थे वो हमारे दद्दू थे कोसेन लुईस अप्रोच। तो पहली हेडिंग आने वाली है, देखेंगे। तो बच्चों हम पहली पढ़ने वाले थ्योरी कोसेन लुईस अप्रोच। तो W कोसेन ये साइंटिस्ट थे और GN लुईस ये दोनों दादा आए 1916 में, 1960 में। इन्होंने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए, सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इन्होंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए थे जो किस पे बेस्ड थे, वैलेंसी पे, बेस्ड ऑन वैलेंसी, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड थे, वैलेंसी पे। जो किसको ऑक्यूपाई करते थे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। किसको ऑक्यूपाई करते थे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसको बाद में नाम दे दिया गया ऑक्टेट रूल, बाद में नाम दे दिया गया ऑक्टेट रूल। W कोसेन और GN लुईस 1916 में आए थे। उन्होंने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जो किस पे बेस्ड था, वैलेंसी पे। और वो वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाई करते थे, इनर्टनेस को गेन करके। कैसे ऑक्यूपाई करते थे, इनर्टनेस को गेन करके नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया, ऑक्टेट रूल। क्या नाम दिया गया, ऑक्टेट रूल। तो बच्चों ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि जो एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के एंटर करते हैं क्या करने के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन, एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन सो एज टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्या हो जाते हैं, ऑक्टेट रूल कहता है कि जो एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो क्या करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या करने के लिए, अपनी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 8। ऑक्टेट रूल कहता है कि जो एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में, जिससे वो क्या हो जाए, स्टेबल। क्या हो जाए, स्टेबल। अब ये करते कैसे हैं ऑक्टेट रूल में, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में कैसे होते हैं, इट इज डन बाय, दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ट्रांसफर कर दे या शेयरिंग कर ले, या तो ट्रांसफर कर दे या शेयरिंग। इट इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय क्या करके, शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग।
और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डन बाय या तो ट्रांसफर ऑफ या शेयर, या तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और या किसी के साथ क्या कर ले, शेयर। तो दो ही तरीके से वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा जिससे उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, राइट। बच्चों अब हेडिंग है लुईस सिंबल। तो बेटा राकेश, हमारे राकेश बाबू बताने वाले हैं लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल क्या होते हैं, कोई भी एटम एंटर करता है केमिकल कॉम्बिनेशन में तो जो उसके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। लुईस सिंबल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होते हैं कॉम्बिनेशन में, इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा राकेश, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कौन से हैं, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चलिए सिंबल देखते हैं इसका। लिथियम आउटर मोस्ट में कितने आते हैं, 2 1, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। बेरिलियम 2 2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने आ गए, 2। बोरॉन 5 आते हैं तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 3। उसके बाद कार्बन आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे, 4। ये इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसको लुईस सिंबल भी बोला जाता है, लुईस सिंबल, लुईस सिंबल भी बोलते हैं। तो जो लुईस सिंबल में स्ट्रक्चर होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और उन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने आते हैं, 2 5 होता है नंबर, तो 5 आते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, 6 आते हैं। क्लोरीन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे बच्चों, 7। कितने आ जाएंगे, 7। तो ये सारे सिंबल जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस सिंबल। क्या कहलाते हैं, लुईस सिंबल, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां जाते हैं, उसमें सिंबल में। कहां जाते हैं, सिंबल में। बच्चों अब हम पढ़ने वाले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, वो बॉन्ड जो कब बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा, ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम में, एक एटम से दूसरे एटम तक, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कब बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक या एक से ज्यादा, एक एटम के द्वारा किसको, दूसरे एटम को, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ये बनता किसके बीच में, ये हमेशा एक मेटल होगा और दूसरा कैसा होगा, नॉन मेटल। किसके बीच में बनता है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और कैसे आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटायन। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और गेन करके कैसा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन। और उस नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है क्या बना लेता है, पॉजिटिव आयन, कैटायन कहलाता है। नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है पूर्ति से, और क्या बना लेता है, नेगेटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। अब अगर आपसे डिफाइन पूछते हैं कि डिफाइन करो आयनिक बॉन्ड है क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में, अपोजिट चार्ज के आयंस के बीच में। किसके बीच में, अपोजिट चार्ज के आयन के बीच में। आयनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन। आयनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड आयंस, अपोजिट चार्ज आयंस। अब ये बनता कैसे वो बताएंगे। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनेगा कब, ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक एटम से दूसरे एटम में। बनता किस किस के बीच में, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा
नेगेटिव आयन बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एन आयन। अगर इसकी डिफाइन पूछो तो डिफाइन क्या होगी, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयंस। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता कैसे अब हम देखने वाले। सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं छोटू सा और प्यारा सा NaCl। Na नंबर 11 होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई हमने N और आउटर मोस्ट में 1। क्लोरीन की बात करते हैं नंबर होता है 17 287, तो बच्चों क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एन राकेश 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अब जब ट्रांसफर करता है तो खुद पे आता पॉजिटिव चार्ज, और जिसको दिया है, दिया किसको है, लेने के लिए केवल क्लोरीन था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया था और अपने आउटर मोस्ट में कितने कर लिए 8। कितना चार्ज आएगा उस पर, नेगेटिव, और दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड होकर आपस में कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना देते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। अब इसमें एक चीज और अराइज होती है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं जब आयनिक बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ड्यूरिंग द formation of ionic bond, during the formation of ionic bond। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना बच्चों डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी। कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी एटम की कितनी है। अच्छा मैं एक कॉमन एग्जांपल दे देता हूं, Na3PO4। इसमें कोई देख के मुझे बता सकता है कि कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, बेटा राकेश? हाँ सर। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होंगे। तो सोडियम कितने हैं, 3, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी आ जाएगी 3। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो उसकी क्या कहलाती है, हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अब नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखने वाले हैं इसके। तो बच्चों अब स्ट्रक्चर देखिए K2O, तो K हमारे पास है 2। अब K के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, हमने 6 बना लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस K ने दिया, इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। तो ये भी K कहा कि मेरा भी ले लो, इनने भी दे दिया अपना, और इसने भी क्या बना लिया, बॉन्ड। तो 2 K थे मेरे पास, ट्वाइस ऑफ K। अब K पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने कितने लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज आ जाएगा उस पे, 2 नेगेटिव, और ये बन गया हमारा K2O। MgO की बात करें, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसी दे दिए, देने के बाद आपस में बॉन्ड बना लेंगे। Mg पे जो चार्ज आया वो 2 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों बॉन्ड बना के अपने आराम से MgO बना लेंगे। तीसरा AlCl3 क्या कहता है, एल्यूमिनियम 1 है, इलेक्ट्रॉन 3, एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन 3, आउटर मोस्ट में 7 लिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन दूसरा, इसके भी 7, क्लोरीन तीसरा, इसके भी 7। अब एक एक सबको देगा कि ले बेटा, ले बेटा, और ले तू भी ले बेटा, थोड़ा दूर हो गया ये वाला बेटा। Al कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पॉजिटिव, और क्लोरीन हमारे पास थे 3, तो Cl आउटर मोस्ट में 8 हो गए, लेकिन एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1, तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बॉन्ड बना के ये हो जाएगा AlCl3। तो इनके बीच में जो ट्रांसवर्स है बॉन्ड बन रहा है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता ही एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, एक देता है दूसरा लेता है। जो लूज करता है वो कैटायन बनाता है, जो गेन करता है वो एनायन बनाता है। तो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था,
एक मेटल होता था और दूसरा होता था नॉन मेटल। अब मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लूज, मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लूज, और नॉन मेटल क्या करता था, गेन, नॉन मेटल क्या करता था, गेन, और दोनों के बीच में क्या बन जाता था, बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड। अब उस आयनिक बॉन्ड जो बनता है उसमें एनर्जी कैसे चेंज होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी चेंज जब आयनिक बॉन्ड बनता है, हमने मान लिया एक कंपाउंड बनना है X, जिसके एटम क्या होंगे हमारे, एक एटम A है और दूसरा एटम है हमारा X। तो पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले कैटायन बनाएंगे। कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्या बनाया इसने, कैटायन। क्या बनाया बच्चों, कैटायन। अब कैटायन बनने की जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन निकला है, जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो एनर्जी निकली होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती थी वो होती थी आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों अब सेकंड स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन का बनना। तो एनायन कब बनता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैसा आयन बनाता है, नेगेटिव, और हम नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। और ये प्रोसेस हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड स्टेप क्या आया हमारा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एनायन बना। ये प्रोसेस कैसी थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन कंबाइंड होंगे दोनों चीज। कैटायन कंबाइंड होगा एनायन से और क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड। क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। पहला स्टेप, कैटायन की फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस थी, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस थी, एंडोथर्मिक। एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट क्या था, एनायन का बनना। एनायन जब बना तो वो कैसी प्रोसेस थी, एक्सोथर्मिक। और जो एनर्जी रिलीज हुई वो थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कैटायन और एनायन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन, और क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन आयनिक बॉन्ड ये स्टेबल है या नहीं है, उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड, फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग, अगर स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग चाहिए तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखते हैं बच्चों। स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग के लिए नेट इफेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। नेट इफेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, एक्सोथर्मिक। क्यों बच्चों, तो देखेंगे एक्सोथर्मिक इफेक्ट, एक्सोथर्मिक इफेक्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, एंडोथर्मिक इफेक्ट, एंडोथर्मिक इफेक्ट से। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा होनी चाहिए, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। एनायन का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटायन इफेक्ट, एज कंपेयर टू कैटायन इफेक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट इज
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये चारों फैक्टर फेवर करेंगे तभी वो रिएक्शन जो है आयनिक बॉन्ड की स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक्सोथर्मिक इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए एंडोथर्मिक से। टोटल एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज्यादा होनी चाहिए टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड से। एनायन का इफेक्ट ज्यादा कैटायन के इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। बेटा पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए। फैक्टर विच फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जो पहला फैक्टर है वो है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि जनरली जो कैटायन बनते हैं, जनरली कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड, और जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए वो कौन सी एनर्जी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी उतनी ज्यादा कैटायन बनाने की क्या होगी? टेंडेंसी। उतनी ज्यादा कैटायन बनाने की क्या होगी? टेंडेंसी। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलने में डिफिकल्टी होगी इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और कैटायन बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। यानी जो कैटायन बनेगा वो कैसे बनेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करके। जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा जिस एनर्जी को लेकर वो कौन सी एनर्जी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी कम वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी क्या बनाने की? कैटायन। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी greater is the tendency to form cation, जितनी कम वैल्यू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी क्या बनाने की? कैटायन बनाने की।